नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज बड़ी खबर यह है कि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ दी है और बीजेपी ने भी अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लेकिन बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अन्नामलाई ने आखिर बीजेपी छोड़ी क्यों। क्योंकि देखिए, अन्नामलाई जो है ना, उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम बनकर काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, 10 तरह की चीजें चल रही हैं। मैं अन्नामलाई को पर्सनली भी जानता हूं, उनसे मिला भी हूं, उनका पॉडकास्ट भी किया है, उनसे बातचीत भी होती रही है। तो इसलिए मैं अपना एनालिसिस भी आपको बताऊंगा कि अन्नामलाई ने आखिर बीजेपी छोड़ी क्यों, इसकी सही वजह मुझे क्या लगती है और आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अन्नामलाई का जाना बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको खबर बता देता हूं कि अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो नई पार्टी बनाएंगे। वो 2031 में जो अगला चुनाव है वो भी लड़ेंगे। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनके मन में पीएम मोदी के लिए अब भी वैसा ही सम्मान है जो पहले हुआ करता था, यानी कुछ भी बदला नहीं। लेकिन बदला क्या फिर आखिर? क्यों अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ दी? उस पार्टी ने को छोड़ दिया जिसने 38 साल की उम्र वाले अन्नामलाई को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। कुछ तो वजह रही होगी, काहे छोड़ दिए भाई? आज इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आप देखिए, उन्होंने कहा कि भाई ये उनका कोई रातों रात में लिया गया फैसला नहीं है। उन्होंने 4 दिसंबर को पार्टी को बता दिया था कि मैं रिजाइन कर रहा हूं। फिर लेकिन जो पार्टी के साथ, बड़े नेताओं के साथ उनके मतभेद थे, उसको 18 महीने उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया और फिर आखिर में उन्होंने उनसे कहा गया कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक आप अपनी ड्यूटी निभाइए और उसके बाद आप पार्टी छोड़ दीजिए। अन्नामलाई ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह अपनी ड्यूटी निभाई और पार्टी छोड़ दी। लेकिन आप उनकी पॉलिटिकल समझ देखिए, जिस वक्त वो पार्टी में थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे, तब भी उन्होंने कह दिया था कि तमिलनाडु में इस बार जो है किसी की मेजोरिटी की सरकार नहीं आई। उनकी भविष्यवाणी एकदम सही साबित हुई। वहां एक फ्रेश पॉलिटिक्स की जगह है, यह भी उन्होंने कह दिया था। बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसको मानने को तैयार नहीं हो रही थी। आप सुनिए उन्होंने क्या भविष्यवाणी की। 2024 to 2026 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சார், it will give two things. One, 100% nobody is going to form a majority government in 2026. இது ஆப்ஷன் ஏவா இருக்கும். So Tamil Nadu will see a pure first time alliance in 2026, option 1. Or if parties like BJP, if we properly manage the period between 2024 to 2026 in a very professional way, if we do lot of hard work, if BJP is able to generate lot of grassroots leaders in all the 234 assembly constituencies, party is able to present you candidates at least 500 days before. तो आप देखिए, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसी की मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं आ रही और बीजेपी जैसी पार्टी के लिए भी बड़ा मौका था अगर वो कम से कम 500 दिन पहले अनाउंस कर दे कि कौन कौन से आपके कैंडिडेट रहने वाले हैं बीजेपी की तरफ से। एग्जैक्टली वही काम जो बाद में विजय ने कर दिया। विजय ने वहां पर एक फ्रेश पॉलिटिक्स दी जो कि अन्नामलाई चाहते थे कि बीजेपी दे। लेकिन उसके लिए अन्नामलाई को पार्टी के अंदर ही तमिलनाडु के बड़े नेताओं का विरोध झेलना पड़ा। जब भी आप बात कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, आपको एक सेंस था कि अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी की पॉलिटिक्स को एक फ्रेश एयर वाली पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहां बीजेपी को विकल्प के तौर पर लोग देखते नहीं है। बीजेपी हमेशा वहां जो है वो एआईएडीएमके के साथ सत्ता में रही, अगर रही तो छोटे नहीं, छोटे से भी छोटे भाई की भूमिका में रही। तो बीजेपी को खड़ा होना है तो अन्नामलाई का स्टैंड क्लियर था कि हमको वहां पर अलग होकर चलना होगा, अलग होकर लड़ना होगा, अलग होते हुए दिखना होगा, जो कि उनको मौका दिया गया। लेकिन बीजेपी और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वो जल्दबाजी में है, जल्दबाजी में था, क्योंकि उनको लग रहा था कि तमिलनाडु में सीटें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर नॉर्थ में कहीं पर सीटें कम हो रही हैं तो आपको उसको दक्षिण से सेट करना बहुत जरूरी होगा। तो वो उनका अपना कैलकुलेशन था। अन्नामलाई का रास्ता थोड़ा लंबा था और उस रास्ते में क्या अड़चने आई मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप देखिए पहले कि अन्नामलाई जब अमित शाह से मिले तो लोगों ने मीम चलाया कि भाई अमित शाह ने ही इनको जो है वो सेट किया है कि जाओ तुम अपनी पार्टी बना लो और उसके बाद जो है बाद में तुम हमारे लिए ही काम करना, उस तरह की एक भूमिका निभाना। कई लोग कह रहे हैं कि अरे जैसे केजरीवाल नहीं आए थे अन्ना आंदोलन से, उसी तरीके से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये एक थ्योरी चल रही है, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। लेकिन
वहां पर आप देखिए कि बीजेपी इनको राज्यसभा की सीट भी देने को तैयार हो गई। भाई अभी हाल की बात आपको बता रहा हूं, अगर बीजेपी का प्लान ये था कि अन्नामलई को प्रोजेक्ट करना है तो वो राज्यसभा सीट देने को क्यों तैयार होती? आंध्र प्रदेश से इनको राज्यसभा देकर भेजने वाली थी राज्यसभा में। लेकिन अन्नामलई का फोकस वो है ही नहीं, वो नॉर्मल जैसे पॉलिटिशियन सोचते हैं वो वैसे सोचते ही नहीं है। उनका हिसाब ही नहीं है कि मुझे किसी तरीके से कोई मंत्री पद मिल जाए, मुझे दिल्ली आ जाना नहीं। उनका हिसाब ये था कि मुझे तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी खड़ी करनी है और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स चेंज करनी है। इसलिए वो राज्यसभा सीट में फंसे ही नहीं। दूसरी बात, आप देखिए कि उनका कमिटमेंट लेवल क्या है। उन्होंने कहा कि जब अब वो लोगों से बता रहे थे कि भाई वो बीजेपी छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 24 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल होने से पहले रजनीकांत ने उनको फोन किया था और कहा था कि संभावित पार्टी जो वो बनाने जा रहे हैं रजनीकांत, उसमें तुम शामिल हो जाओ। लेकिन इनका कमिटमेंट लेवल ये था कि इन्होंने बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष को कह दिया था कि नहीं मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये रजनीकांत के साथ नहीं गए। ये अन्नामलई है बॉस। और अब कह रहे हैं कि हम जो है वो नई राजनीतिक आंदोलन खड़ा करेंगे वी द लीडर के नाम से, और एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नामक संस्था के माध्यम से आंदोलन से जुड़ने वाले सदस्यों को राजनीतिक और नैतिक नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी पूरी तरीके से अन्नामलई ये चाह रहे हैं कि वो तमिलनाडु की राजनीति को बदल दें। अब सवाल यह है कि उनको दिक्कत कहां आ रही थी। देखिए अन्नामलई का अगर आप ग्राफ देखेंगे 2011 में जो है वो आईपीएस बने, कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी। फिर आईपीएस से उन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया, 2020 में बीजेपी में शामिल हुए, 2021 में उनको तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 2021 में ही वो चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव हार गए। 2023 में उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की, बड़ी मेहनत की। उसके बाद वो कोयम्बटूर सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने 2025 में इस्तीफा दे दिया। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि अरे ये भाई साहब तो 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव हार गए। देखिए अन्नामलई चुनाव नहीं हार रहे थे, वहां बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव हार रहा था। अन्नामलई की वजह से जो उन्होंने जमीन पर काम किया, बीजेपी का वोट शेयर वहां बढ़ रहा था। लेकिन अन्नामलई उस गढ़ में जाकर चुनाव लड़ रहे थे जहां पर उनका जीतना मुश्किल था, फिर भी वो चैलेंज ले रहे थे और वहां वो हार गए। लेकिन यही तो पॉलिटिक्स है। इसी तरीके से तो बीजेपी ने कई किले गिराए, बंगाल गिराया, त्रिपुरा गिराया, तमिलनाडु में भी वो कर सकती थी। लेकिन वहां पर आप देखिए कि इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स तमिलनाडु के अंदर हावी हो गई, जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे वो एकदम हावी हो गए कि कैसे अन्नामलई को हटाना है, कैसे अन्नामलई को हटाना है। यहां से अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का फुल सपोर्ट था अन्नामलई को। लेकिन बॉस आपको अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी रोज बैठ के अन्नामलई की समस्याएं थोड़ी सुनेंगे, या वहां पर क्या चल रहा है वो थोड़ी सुनेंगे। वहां तो अन्नामलई को काम करना था और वहां जो सिस्टम बना हुआ था वो 38 साल के पार्टी प्रेसिडेंट को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था कि भाई ये कैसे बन जाएगा। उसके बावजूद अन्नामलई की पॉलिटिकल मैच्योरिटी और जो उनकी ईमानदारी थी, उन्होंने मुझसे पॉडकास्ट में शेयर किया था। मैं आपको वो हिस्सा सुनवाता हूं बातचीत का, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि उनके दिमाग में खाली यही रहता था कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं ताकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम खराब ना हो कि देखो एक लड़के को बना दिया, इसीलिए किसी यंग को नहीं बनाना चाहिए। आप सुनिए वो किस तरह से जो बात कह रहे हैं उससे उनकी ईमानदारी झलकती है कि वो कितनी मेच्योरिटी के साथ लेकिन कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। इस पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो देखिएगा। 46 लाख लोग देख चुके हैं। आपको पता चलेगा कि अन्नामलई जो है वो चीज क्या है। लेकिन पहले ये हिस्सा सुनिए। हमारे पास लीडर्स है जी, जनसंघ समय में बहुत सीनियर लीडर्स है। आई शुड मेक श्योर पार्टी मेरा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया 38 ईयर्स में। सो नोबडी शुड टेल अन्नामलई इमेच्योर है, अन्नामलई ये रूम में मोदी जी गलत किया, नड्डा जी गलत किया, अन्नामलई का ये काम दे दिया। सी 38 ईयर्स का बहुत पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। मैं बहुत केयरफुल है। एक रूम में वॉट एवर डिसीजन आई मेक, आई थिंक बिकॉज ऑफ माई डिसीजन नड्डा जी मोदी जी का दे शुड नॉट गेट अ बैड नेम बिकॉज दे गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मी। मैं हूँ जब पॉलिटिक्स में 1 साल में काम किया, उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। मैं ग्रास रूट्स पॉलिटिशियन नहीं है जी। सो मेरा को बहुत ज़्यादा मेरा शोल्डर में लोड है। एवरीथिंग आई हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर आई स्पीक। गलत नहीं शब्द बोला, बैलेंस करना पड़ेगा, योर वर्ड शुड नॉट हर्ट एनीबडी। What happens immediately? They'll say, see, this guy is very young. That is why youngsters should not be given an opportunity. So my decision, my action is going to impact other youngsters. Seniors should say, oh, अन्नामलई बहुत अच्छा आदमी है, 38 years में
मेच्योरिटी है, शोल्डर में मेच्योरिटी है, बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट ओनली नेक्स्ट यंगस्टर विल गेट अ चांस. इफ आई मेक अ मिस्टेक, दे विल से एक यंगस्टर का अपॉर्चुनिटी दे दिया, वो गलत किया, अब यंगस्टर्स के मत अपॉर्चुनिटी दे दो. सो आई एम वेरी कॉन्शियस जी, मैं ये बैलेंस करना पड़ेगा जी. पार्टी में अलग अलग है, एक ग्रुप का अलायंस चाहिए, एक ग्रुप का अलायंस नहीं चाहिए, एक ग्रुप का 2026 में बीजेपी पावर का आने पड़ेगा, एक ग्रुप का बीजेपी अलायंस में होना पड़ेगा जी, बट पावर का लेटर वी विल कम. सो पूरा बात सही बात है, अलायंस का होना पड़ेगा, सही बात है, अलायंस हमारों को नहीं चाहिए, सही बात है. सो दोनों का कारण है, दोनों का एक्सप्लेनेशन है, दोनों का वो आई साइट में एक रीजन है, एक दारी है, बट मैं बैलेंस करना पड़ेगा. मेरा इंडिविजुअल डिसीजन आई शुड नॉट इम्पोज जी, इट शुड बी अ कलेक्टिव डिसीजन. सो मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा लर्निंग है जी, पुलिस में बहुत ज़्यादा लर्निंग है, पॉलिटिक्स में एक दिन बहुत ज़्यादा लर्निंग है आपको सुन के. लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं आपसे पहली बार सामने सामने मिल रहा हूँ, लेकिन आपकी जो एक ऑनेस्टी है ना, वो मुझे लगता है दर्शक जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी महसूस होगी कि आप एक बहुत ऑनेस्ट इंसान हैं. आप सीटें कुछ आ जाएं, वोट प्रतिशत कुछ आ जाए, लेकिन एज अ पुलिसमैन या एज अ पॉलिटिशियन आपने जो किया है उसमें एक सच्चाई दिखती है जो आजकल बहुत मिसिंग है. अब आप सोचिए मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकी ईमानदारी जो है वो बहुत बहुत काबिले तारीफ है और आजकल रेयरली दिखती है. एक आदमी खुद पॉडकास्ट में बैठ के कह रहा है कि मैं ग्रास रूट से लेवल का लीडर थोड़ी हूं. वो खुद कह रहा है कि अगर मैं जरा सी गलती किया तो आने वाले वक्त में किसी यूथ पर कोई नेता भरोसा नहीं करेगा. इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कौन चलता है? यहाँ लोगों के इतना इतना सा पावर दीजिए भाई साहब, पंख ऐसे फड़फड़ाते हैं कि आप सोच नहीं सकते. लोगों से पावर बर्दाश्त नहीं होती है और एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाना बीजेपी जैसी पार्टी का कोई मामूली बात नहीं है. वो भी 38 साल की उम्र में बन गए थे. मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं. बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, मेरे ख्याल से शायद भारत मंडपम में, और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए, पूरी पार्टी के लोग आए हुए थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब आने वाले थे. अब जिस सेशन में वो आने वाले थे उसमें और भीड़ थी, सारी सीटें भर गई थी. सब चाह रहे थे कि आगे बैठे, आगे से बैठ के सुन पाए नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को वगैरह. जगह नहीं थी. हर आदमी चाहता था कि कैसे बढ़िया जगह पे बैठ जाऊं. अन्नामलई आए और सीधे जाके जमीन पे बैठ गए. लोग देख के हैरान. उन्होंने कहा कि भाई जमीन पे बैठ के सुन लो, क्या दिक्कत है? सुनना ही तो है, कुर्सी की लड़ाई में क्यों पड़ा है? जब अगर आप सोचिए, मानसिकता सोचिए उस व्यक्ति की कि भाई वो आदमी ये सोच रहा है कि अगर मैं कार्यक्रम की कुर्सी नहीं छोड़ पा रहा हूं तो फिर तो मैं कुर्सी से इतना अटैच हूं कि मैं सेंटर में और राज्य में कुर्सी क्या छोड़ूंगा. तो वो आदमी जाके जमीन पे बैठ गए. अन्नामलई. वो रिस्पेक्ट आपको कमानी पड़ती है जो अन्नामलई को लेकर. आप सोचिए, साउथ के से आने वाले वो नेता हैं, हिंदी जो है वो ठीक ठाक बोलते हैं, बहुत एकदम से फ्लो में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप उत्तर भारत में उनकी पॉपुलैरिटी देखिए. आप लोगों से बात कीजिए, लोग उनको जानते हैं, सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं. उनको दिल्ली के चुनाव में प्रचार में लगाया गया तो उनको दूसरी जगहों पे भेजा जाता है, क्योंकि मेहनती है आदमी, कनेक्ट करते हैं. और उनको यही चाहिए था कि वो भले वक्त लग जाए, थोड़ा लंबा रास्ता हो, लेकिन बीजेपी तमिलनाडु में अपने बूते पे खड़ी. लेकिन स्टेट लीडरशिप में बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था कि इस आदमी का कद क्यों बढ़ रहा है, इसका नाम क्यों बढ़ रहा है. दूसरा कि थोड़ा शायद सेंट्रल लीडरशिप जल्दी में था. और तीसरा कि अन्नामलई के पास वक्त नहीं है. भाई अभी तो वैसे तो उनके पास पॉलिटिकली बहुत वक्त है, लेकिन उनको लग रहा जब कि भाई अभी आप सोचिए, अगर यही काम बीजेपी ने कर लिया होता तो जो विजय के लिए रिजल्ट आया, क्या वो बीजेपी के लिए आ सकता था? ये सवाल आज पूछा जा सकता है. होता या नहीं होता इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर करके देखते, कम से कम जो अन्नामलई करना चाह रहे थे वो करके देखते, तो कौन जानता है, कुछ भी हो सकता था. लेकिन बीजेपी चली गई एआईएडीएमके के साथ, इनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, कुछ हुआ ही नहीं. तो इसलिए अन्नामलई वहां बंधा हुआ महसूस कर रहे थे. उनको समझ में आ रहा था कि वहां बीजेपी में रहते हुए तमिलनाडु में वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते. और इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने वहां पर एक नई तरह की पॉलिटिक्स की शुरुआत करने के लिए ये पूरा कदम उठाया है. भविष्य में वो बीजेपी की बी टीम है नहीं है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो बी टीम के तौर पर खेल रहे हैं. वो एक ईमानदार आदमी है, वो बहुत मेहनती आदमी है, जबरदस्त पॉलिटिकल समझ वाले व्यक्ति हैं, और इसीलिए
इस बोझ को उतार कर कि भाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम खराब ना हो, अब वो अपने बूते कुछ करना चाहते हैं। जैसे कई बार मीडिया में भी लोग अपना चैनल खड़ा कर लेते हैं, अपना कोई प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेते हैं, वैसे ही वो अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं जहां वो अपने हिसाब से अपनी सोच के साथ बात कर सके। लेकिन बीजेपी ने एक बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सूझबूझ वाला, पॉलिटिकल समझ वाला नेता खो दिया है। भविष्य में जुड़ जाए ना जुड़ जाए पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी का नुकसान है, अन्नामलई का कोई नुकसान नहीं। आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। पूरा पॉडकास्ट पिन कमेंट में भी डाल दे रहा हूं, देखिएगा अगर आपको वक्त मिले। नमस्कार।